नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जब चुनौतियां ज्यादा हों और अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य हो तो फिर संतुलन बेहद जरूरी है। फिर चाहे मामला पर्सनल लाइफ का हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ का क्यों ना हो। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो बेहतर बनने और तरक्की की दौड़ में ज्यादा मेहनत करने की होड़ है, लेकिन इस चक्कर में काम के घंटे बढ़ रहे हैं और तनाव भी। आखिर काम के घंटे कितने हों, ये बहस तेज हो गई है। वजह है आंध्र प्रदेश सरकार का रोजाना 10 घंटे काम करने का फरमान। जी हाँ, काम के घंटे बढ़ाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में कर्मचारियों को 9 की जगह 10 घंटे काम करना होगा। सरकार का तर्क है कि ये कदम कारोबार को आसान बनाने और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए जरूरी है, ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो। श्रमिकों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अब एक नया नियम धारा 54 के तहत वर्किंग आवर्स 10 घंटे किए गए हैं। ओवर टाइम की सीमा भी बढ़ा दी गई है, 75 घंटे से सीधा 144 घंटे प्रति तिमाही। साथ ही महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की भी अनुमति दी गई है। सरकार कह रही है कि नियमों में ये ढील श्रमिकों और निवेशकों दोनों के हितों में है, लेकिन ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया है। सोशल मीडिया पर भी इसे काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। तो सवाल यह है कि नया तो नहीं है, नए जो है काम के घंटे बढ़ाने का। इसके पहले भी आप देखते होंगे, जब पिछली दफ़ा बहस शुरू हुई थी, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने जब कहा था कि देश की तरक्की और आर्थिक विकास के लिए हफ्ते में 70 घंटे युवाओं को काम करना चाहिए। उन्हें लगा कि इससे वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। ओला के सीईओ भविष्य अग्रवाल ने भी इस सोच का समर्थन किया था। एलएनटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम तो इससे भी आगे निकल गए। उन्होंने 70 के बजाय 90 घंटे काम की वकालत की थी। रविवार को भी ऑफिस आने की बात कर डाली थी, तो बड़ा विवाद भी हुआ था। अब बड़ा सवाल कि क्या भारत के विकास के लिए, कंपनियों के ग्रोथ के लिए ये 70 या 90 घंटे नॉर्मलाइज करना आवश्यक हो गया है, या फिर ये फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की एक तरह से अनदेखी है। क्या लंबे वर्किंग आवर्स से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, और इसका मानसिक दबाव कितना एक कर्मचारी पर पड़ता है? हम हर पहलू को आज टटोलेंगे आज की चर्चा में, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त नीति शर्मा है, सीईओ हैं टीम लीज डिजिटल से। नीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमारे साथ करण गुप्ता, डॉक्टर करण गुप्ता हैं, हार्वर्ड एलुमनाई हैं और करियर काउंसलर हैं, फाउंडर और सीईओ हैं करण गुप्ता कंसल्टिंग से। करण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नीति, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। सवाल यही है कि कैसे देख रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से ये बहस तो अब जैसे ही चूंकि ये सरकारी फरमान है, जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश जैसे एक बहुत ही विकसित राज्य से आया है, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां मल्टीनेशनल कंपनियां, बाकी चीज़ें एक लंबे समय से काम कर रही हैं, और वहां पर तो ग्लोबल आधार भी है कि किस तरह का वर्किंग कल्चर है। इन सब के बीच में इस फैसले को या इस फरमान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ अगर मैंडेटरी कर देंगे ना, तो उसके अपसाइड्स और डाउनसाइड्स देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप कहेंगे कि अगर 10 घंटे किसी को ऑफ़िस में बैठना है, 1 डेढ़ घंटा एक सब समय का ट्रैवल टाइम हो गया है। मतलब 14-15 घंटा कोई इंसान अगर घर से बाहर रहेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी का क्या हाल होगा, उसके वर्क लाइफ बैलेंस का क्या हाल होगा, वो देखना पड़ेगा। और मेरा तो सच में ये मानना है कि ज़्यादा घंटे का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी या आउटकम ज़्यादा होगा। किस तरीके से हम हर एक घंटे की प्रोडक्टिविटी का हम क्वांटिफ़ाई कर पाएँ, उसको इम्प्रूव कैसे कर पाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि 10 घंटे ज़बरदस्ती बैठो। और जब ज़बरदस्ती कोई चीज़ लागू करना चाहते हैं, तो होगा क्या? एम्प्लॉइज़ 10 घंटे ऑफ़िस में तो बैठेंगे, बट वो सही में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं है। किस टाइप का काम कर रहे हैं, उनके मेंटल हेल्थ का क्या प्रॉब्लम आएगी, वो सारी ही चीज़ें फिर से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को भी सोचनी पड़ेंगी। सो ये 1:1 का रेशियो है ही नहीं कि ज़्यादा घंटे मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। और ये काफ़ी हद तक आप देखेंगे, अगर हम एफएमसीजी सेक्टर में देख लें, क्विक कॉमर्स सेक्टर्स में देख लें, जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो आज भी 13-14 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, बिकॉज़ उनका वो काम करने का तरीका है, उनका वो कमाने का तरीका है।
बट सब इंडस्ट्रीज और सब रोल्स को ये जरूरी है ही नहीं कि आप 10 घंटे फिजिकली ऑफिस में रहो या 10 घंटे लॉग इन रह के काम करो। आप वही काम 8 घंटे में अगर कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, ग्रेट। हाँ, अगर हम हर एक घंटे की प्रोडक्टिविटी इंटू 10 करें कि वो इक्वल रहेगी, तब जाके ये एक्चुअली सक्सेसफुल होगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी और ये लॉन्ग टर्म नहीं हो पाता है। 8 टू 9 इज द मैक्सिमम, क्योंकि लोगों का जो मेंटल हेल्थ है, उनके जो सोचने की क्षमता है, वो भी लिमिटेड होती है, सबको ब्रेक चाहिए होता है। वरना ये होगा कि आप आ तो जाओगे लेकिन 2-2 घंटे लंच ब्रेक हो रहा है, टी ब्रेक्स हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी पे तो वैसे भी इम्पैक्ट होने वाला है। बिल्कुल सही बात आपने कही और शायद इन सारे पहलुओं को देखना होगा कि अगर किसी चीज़ को मैंडेटरी कर दिया जाए, ज़रूरी कर दिया जाए, ये ना देखते हुए कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल में वर्क का कल्चर कैसा है, काम का दबाव कैसा है, कितना काम और कितने कम या ज़्यादा वक्त में कोई टेक्निकल काम है, इन सारी चीज़ों को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बैकलैश देखने को मिलेगा और इस केस में भी देखने को मिला। चलिए मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभी घोष साहब हैं, फॉर्मर आईएएस एंड आईएलओ ऑफिसर और इंडिया स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग ऑनररी सीनियर एडवाइजर, ब्रिक्स सीसीआई कन्वीनर हैं, फिक्की के स्पेशल ग्रुप ऑन लेबर रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। अभी सर बहुत बहुत स्वागत आपका और इस पैनल में शामिल होने के लिए अपना कीमती समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर यू फर्स्ट रिमार्क, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो 10 घंटे काम को मैंडेटरी किया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पहले भी लगातार बहस चल रही थी जब नारायण मूर्ति जी ने 70 घंटे और बाकी बड़े कॉर्पोरेट्स ने 90-90 घंटे काम करने की वकालत की थी। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इसको इस पृष्ठभूमि में देखूंगा कि भारत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और आईएलओ का एक कन्वेंशन है जो कि कन्वेंशन नंबर 1 है। जो आईएलओ के की प्रतिष्ठा जब हुई थी 1919 में, 1919 में लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत पहला उनका कन्वेंशन यही रहा कि वर्कर्स को, लेबरर्स को किस तरह से राहत मिले और वर्किंग आवर्स कन्वेंशन के नाम से ये कन्वेंशन शुरू हुआ, नंबर 1 कन्वेंशन, जिसमें कि लिखा गया कि 8 घंटे प्रतिदिन और वीक में 48 घंटे ये रहेगा नॉर्म, ये वर्किंग आवर्स का। तो ये तो इंडिया ने साइन कर चुका है, तो अब ये उसको उससे बढ़ कर के 8 से 9 और 9 से फिर 10 करना, ये मैं समझता हूँ कि ये ट्रीटी का उल्लंघन होगा। तो ये तो पहली बात है। और दूसरी बात ये कि जबकि जैसे कहा गया कि प्रोडक्टिविटी तो एक डबल एज सॉर्ड है कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप वो उसको ज़बरदस्ती काम का घंटे बढ़ाते जाएं, तो उससे उसका मानसिक या शारीरिक क्या उस पर असर पड़ेगा, शायद उसके बीमारी बढ़ जाए, उसका उसके लिए उसका इलाज के लिए ये खर्च करना पड़े। और दूसरी बात ये कि प्रोडक्टिविटी एक तरफ है और वेलफेयर जो कि बोलते हैं लेबर वेलफेयर, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो दोनों का एक संतुलन जो कि वर्क लाइफ बैलेंस के तरफ से भी देखा जा सकता है, प्रोडक्टिविटी और वेलफेयर के तरफ से भी देखा जा सकता है। तो एक संतुलन भी आवश्यक है और लीगल दृष्टिकोण से देखें तो कन्वेंशन का उल्लंघन करना उचित नहीं होगा। वैलिड पॉइंट सर, और वाकई शायद इसे समझना आवश्यक होगा और अच्छा खासा तजुर्बा है। आप बता रहे हैं कि क्यों भारत में इस तरह की जो स्ट्रेच है वो एक एडवर्स इफेक्ट ला सकता है। करण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक दौर था जब नौकरी जीवन का वो हिस्सा होती थी जिससे जीवन बड़े सहूलियत से चलता था और एक ह्यूमन ग्राउंड भी कहा जाता है कि एक दौर में होता था जब नौकरियों में लोग अपने जो भी उनको निजी तौर पे कुछ परेशानियां आ रही हैं उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें मिलती थी। ये दौर अब बदल चुका है और शायद इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह की नौकरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, एक तरह का प्रतिरोध, एक तरह का गतिरोध, एक तरह का बड़ा ही स्ट्रिक्ट कल्चर
हम देख रहे हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी अब गायब सी हो रही है, उल्टा अब काम के घंटे को स्ट्रेच किया जा रहा है। आपने तो बाहर के देशों में भी तजुर्बा किया है, देखा है, शिक्षा से लेकर नौकरियों तक। हमसे एडाप्टेशन में चूक हो रही है या हम आधा अधूरा एडाप्टेशन मानकर अपने इंडस्ट्री या अपने वर्क कल्चर को आगे बढ़ाने में लगे हैं? थैंक यू प्रशांत, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आपने चूज किया है डिस्कस करने के लिए। मैं 3 चीज पे बात करने वाला हूँ। एक जो है मेंटल हेल्थ, जो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ है, जो अर्ली वर्कर्स की मेंटल हेल्थ है, वो ज्यादा लोग बात ही नहीं करते हैं। आप स्टूडेंट्स या अर्ली प्रोफेशनल्स को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 या इवन 16 घंटे बोलेंगे, वो कर लेंगे क्योंकि दे वांट टू मेक अ गुड इंप्रेशन। उनको अच्छा जॉब चाहिए, उनको ग्रो करना है, तो आप जितना भी उनसे काम करवाएंगे वो करेंगे। मेरे खुद के इतने स्टूडेंट्स हैं जो 16-16 घंटे दिन का काम करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा करियर बढ़ेगा इससे। लेकिन वही स्टूडेंट्स 1 साल के बाद आते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, इतने सारे डिजीजेस लेके वापस आते हैं क्योंकि ये ह्यूमन कंडीशन ही नहीं है किसी को 10, 12, 16 घंटे काम कराना। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ कैन सपोर्ट दिस और नॉट। सेकेंड इज, अब दूसरी कंट्रीज में बात करें, फ्रांस में देयर इज अ 35 आवर पर वीक लिमिट। ऑस्ट्रेलिया में अगर आफ्टर वर्क, इट्स कॉल्ड डिस्कनेक्ट राइट, अगर आफ्टर वर्क आपने अपने एम्प्लॉय को कांटेक्ट किया या आपने अपने एम्प्लॉय को ईमेल भी भेजा तो आप पे 50 लाख रुपीस का फाइन लगता है। इतनी बड़ी फाइन इसलिए लगता है क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू मेक श्योर कि प्रोफेशनल्स, अर्ली स्टूडेंट्स, पीपल हु आर वर्किंग, देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड। और थर्ड चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो है गिग इकोनॉमी। यही प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स और अर्ली वर्कर्स परेशान होकर फ्रीलांसर्स बन चुके हैं। तो इनको गिग इकोनॉमी में इनका अभी पूरा सपोर्ट है क्योंकि वो काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं। अगर उनको 4 घंटे काम करना है करते हैं, 10 घंटे काम करना है उतना कर लेते हैं, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच वर्क दे वांट टू डू। सो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतने सारे यंग प्रोफेशनल्स अभी फ्रीलांसर्स बन रहे हैं और गिग इकोनॉमी उसकी वजह से ही चल रहा है। और शायद यही वजह है कि जो अब फ्लेक्सिबिलिटी या ज़्यादा अर्निंग और बाकी चीज़ों की ओर देखा जा रहा है, तो उसमें फ्रीलांसिंग और जिस गिग इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं उस ओर भी लगातार स्टूडेंट्स देख रहे हैं। और एक चीज़ नीति में समझना चाहूँगा, इसके अलावा कोर चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? मतलब ये वर्किंग आवर्स में ही देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें महानगरों में तो हम देखते हैं कि उसमें ट्रैवलिंग भी ऐड करना चाहिए। उसमें जाहिर सी बात है कि उस ट्रैवलिंग के अलावा उसकी बाकी भी चैलेंजेस हैं। ऑफिसेज पहले क्या होते थे कि पहले इस तरह की स्थितियां नहीं थी, पहले लोग घर के आसपास काम करते थे, अब दूसरे शहरों में जाकर काम कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें एड्रेस नहीं की जा रही हैं या इनको नजरअंदाज किया जा रहा है? कि मेरे ख्याल से सरकार की तरफ आई थिंक उनको पता है कि ये चैलेंजेस हैं, और ये भी एक एक पहले उस ये समझते हैं कि क्यों कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहती है कि हम ज्यादा घंटे काम कराएंगे। तो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का नजरिया ये है कि अगर हम ज्यादा आउटकम दिला सकेगा इंडस्ट्रीज को, तो और इंडस्ट्रीज आएंगी, अपने ऑफिसेस बनाएंगी स्टेट में, और उनको उतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, विच मीन्स प्रगति होगी स्टेट की। पर जो आप चैलेंजेस पूछ रहे हैं प्रशांत, आई थिंक सबसे पहले ये होगा कि अगर एक कैंडिडेट है मेरे सामने और अगर मैं उसको कहूँ कि आपके पास 8 घंटे काम करने का ऑप्शन है या 10 घंटे काम करने का ऑप्शन है एट द सेम सैलरी एट सिमिलर कंपनीज, चांसेस आर वेरी हाई कि वो 8 घंटे वाली नौकरी लेगा, वो क्यों 10 घंटे वाली नौकरी लेगा। तो टैलेंट अट्रैक्शन विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मेनी इंडस्ट्रीज विद इन द स्टेट अगर हम इसको बैलेंस नहीं दिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर हम 10 घंटे काम करवा रहे हैं तो कोई भी इंडस्ट्री आपको ज्यादा पैसा देगी, आपको उतना ही मंथली सैलरी मिलेगी जो और बाकी सब स्टेट्स में मिल रही है, क्योंकि काम उतना ही होगा। तो एक तो सबसे बड़ी चैलेंज होगा जो टैलेंट अट्रैक्शन है। जो दूसरा आप चैलेंज बोल रहे हैं माइग्रेशन का, अगर कोई माइग्रेट कर रहा है काम के लिए तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर वो समझिए कि वो लेट्स से कोई दूसरे सदर्न स्टेट से माइग्रेट कर रहा है, ये ऑप्शन है, तो वो बैंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश,
काफी सारे सिटीज हैं जहाँ पे वो ढूंढ सकते हैं नौकरी, उसके पास एक ऑप्शन होता है, तो वो माइग्रेट नहीं करेगा। विच वुड ऑल्सो मीन कि इवेंचुअली जो एंसिलरी इंडस्ट्री होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिटेल है, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे इंडस्ट्रीज पे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लोकल डिमांड उतनी ही पूरी कर सकते हैं। काफी इंडस्ट्रीज माइग्रेशन पे भी डिपेंड करती है, तो उनको टैलेंट सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले सही सही स्किल मिलना चाहिए। वो पर्सन को आके माइग्रेट करना चाहिए, उनको एक घर रेंट पे लेना चाहिए या खरीदना चाहिए, फैमिली लेकर आएंगे, स्कूल्स में एडमिशन होता है, तो जो एंसिलरी इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क है, उस पे भी इम्पैक्ट होगा अगर लोग ज्यादा नहीं कर लेंगे 10 घंटे या 11-12 घंटे की जॉब। एक वो चैलेंज है। आई थिंक दूसरा एक चैलेंज है कि जब इंडस्ट्रीज आती हैं, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 10 आवर्स है, 10 आवर्स वर्किंग आवर्स हो जाते हैं। फिर आप उसमें ब्रेक्स लगाइए तो इनवेरिएबली 13-14 घंटे हो जाएगा। अगेन, कोई भी इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करवा पाएगी अपने अपने जॉब सीकर से। तो इवेंचुअली क्या होगा, कौन जाएगा 10 घंटे के काम के लिए जिसको और कहीं काम नहीं मिल रहा है, विच मीन्स बाय डिफॉल्ट प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उस पे उसको सिखाने में, हैंडहोल्ड करने में बहुत ज्यादा हो जाएगा। एज अगेंस्ट कोई अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, वो डायरेक्टली आके काम करना शुरू करे। तो बहुत सारे चैलेंजेस देखेंगे। नीडलेस टू से, अगर हम वुमेन वर्कर्स की बात कर रहे हैं, 10 घंटे इन पर्सन काम करना है, विच मीन्स अबाउट 14-15 आवर्स घर से बाहर हैं, उनके लिए भी बहुत तकलीफ हो जाएगी, विच मीन्स डाइवर्सिटी वर्कफोर्स में अगेन एक इशू हो जाएगा। एंड हम यही कह रहे हैं, ये हमने हर जगह से सुना है कि जितना डाइवर्स वर्कफोर्स हम लेकर आएंगे, उतना ही बेटर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर वर्क एनवायरनमेट होता है। सो बहुत सारे ये आपने बात चैलेंजेस की, होंगे एक अगर सवाल ये के साथ मैं applicable आऊंगा, होगा तो। क्योंकि इस पूरे जो रूल है उसमें ये भी कहा गया है कि भाई नाइट शिफ्ट की भी अब आज़ादी। वैसे तो बहुत सारे राज्यों में जो महिलाएं हैं वो नाइट शिफ्ट करती हैं, लेकिन कई राज्य सुरक्षा की दृष्टि से बड़े मायने रखते हैं, इन सबको भी देखना होगा। एक चीज़ अभी सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो श्रम कानून है या जो नियम है, ये कर्मचारियों के बीच इसकी जागरूकता की कमी आप देखते हैं, या ये जो कानून है ये उतने एम्पावर नहीं कर रहे हैं कर्मचारियों को, या ऐसा हमने तंत्र बना लिया है कि किसी भी नौकरी में कोई प्रतिवाद करना, किसी तरह का रिएक्शन देना या किसी सही बात पे अपनी बात भी रख देना, वो नौकरी जाने के खतरे से जुड़ा हुआ है? देखिए, इसी मामले के लिए तो ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अकेले एक वर्कर अगर चाहे को कानून को बदले या कानून से कुछ फर्क कुछ करे, तो वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं होता है। लेकिन एक साथ जुट करके और जिम्मेवारी के साथ अगर कोई ट्रेड यूनियन काम करता है, तो वो श्रमिक के भले के लिए ही करता है, और ये इसको सपोर्ट करना सभी की जिम्मेवारी है। सरकार की तो विशेष रूप से, चूँकि जैसे मैंने कहा कि एक तरफ तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है जिस आईएलओ का, कन्वेंशन का, उसको कायम रखना आवश्यक है, नहीं तो फिर उसका रिपरकशन कुछ और हो जाता है। दूसरी बात ये कि श्रमिक का वेलफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसी बात कही गई कि मानसिक शारीरिक ये पर असर बहुत पड़ता है कि कितना देर तक श्रमिक काम कर सकता है। तो इसके लिए एक संतुलन, एक बैलेंस्ड व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी बात आई इसी से कि जुड़ा मेरा एक सवाल है सर, अभी सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि जैसे नारायण मूर्ति साहब ने 70 घंटे की वकालत की, बाकी कॉर्पोरेट्स ने 90 घंटे की वकालत की, अब आंध्र प्रदेश में 10 घंटे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये नॉर्मलाइज हो जाए? देखिए, कोशिश तो इंडस्ट्रियलिस्ट का यही रहता है कि वर्कर के जितना भी उससे मरोड़ करके काम लिया जाए, उतना उसके लिए आसान है। लेकिन होल पर्पस ऑफ दिस होल सेटअप, दिस होल ऑर्गेनाइजेशन जो बना है,
वो तो वर्कर को प्रोटेक्शन के लिए बना है। ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ईज़ ऑफ बिज़नेस करने के लिए तो नहीं बना है। तो अगर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो थोड़ा-सा सँभल के चलना होगा। ये हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि नारायण मूर्ति साहब ने जो बोला वो सही है कि गलत है। लेकिन शायद हमको जितना याद है कि उन्होंने बाद में उसको थोड़ा-सा उसको मॉडिफ़ाई किया, क्योंकि 70 घंटा किसी को वीक में काम कराना सचमुच कोई आसान चीज़ तो नहीं है। तो ये हम प्रमोट तो नहीं करना चाहेंगे और मैं तो चाहूँगा कि सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य सरकार भी जो कानून में रद्द-ओ-बदल करना चाहते हैं, वो थोड़ा-सा सँभल सबसे करके अच्छी बात आगे। सबसे अच्छी बात सर, अभी सर आपने जो बात बोली कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो सिस्टम है और वो कर्मचारियों के प्रोटेक्शन के लिए बना है, वो उन्हें आर्थिक रूप से प्रोटेक्शन दे रहा है, वो उनके बुरे कह सकते हैं कि किसी का घर चल रहा है तो उसे कभी भी ये खतरा नहीं लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं और जाहिर सी बात है काम के घंटे उसमें बहुत मायने रखते हैं, उससे पूरा उसका जीवन, उसके पूरी दिन, उसकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। करण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें ये बताइए कि आम तौर पर हम देखते हैं कि अगर आपका एक निर्धारित समय है, मैं चलिए 10 घंटे को भी मान लेता हूं कि 10 घंटे भी अगर आपका वर्किंग आवर है, 10 घंटे के बाद भी अक्सर ऐसा होता है कि आपको कई बार काम की वजह से या किसी स्पेशल असाइनमेंट की वजह से उन घंटों में एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ती है और बदलते माहौल में तो उन एक्स्ट्रा शिफ्ट का कोई कंपनसेशन नहीं है। बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं आज के दौर में। क्या इस पे एक कहीं न कहीं अब एक्ट करने की आवश्यकता है और क्या आपको लगता है कि शायद आने वाले वक़्त में जो कंपनियाँ एट्रिशन से जूझ रही हैं या जो कंपनियाँ टैलेंट को रिटेन करने से चूक जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है? ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अभी जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतने सारे टूल्स हैं वर्कर्स के पास, स्टूडेंट्स के पास, अर्ली प्रोफेशनल्स के पास। वो ये टूल्स यूज करके जो आप 10 घंटे का काम करा रहे हो वो 2 घंटे में भी कर सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, ऑल्सो इट इज अबाउट वर्किंग स्मार्ट। अगर स्टूडेंट्स और अर्ली करियर प्रोफेशनल्स को आप बोले कि 10 घंटे काम मत कीजिए, आपका ये काम है, ये काम खत्म करके दीजिए, या ये आपको 2 घंटे में भी हो सकता है या 10 घंटे में भी, वो आप पे डिपेंड होता है। दैट इज अ मच बेटर वे टू लुक एट इट। अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। अगर हम बोले कि हमें जापान और कोरिया के तरह और चाइनीज के तरह 12 घंटे दिन में काम करना चाहिए, फिर वो क्या मेजर करे? वो सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे, क्या वो बच्चे सेटिस्फाइड है, क्या वो संतुष्ट है कि ये मेरा लाइफ है एट द एंड, कि मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, ना फैमिली के लिए टाइम है, मेरा हेल्थ बिगड़ता जा रहा है। बिगनिंग में कॉल सेंटर्स में हमारे कितने सारे युवाओं ने काम किया और वही सारे युवा भी बोलते हैं कि मेरे हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आप मुझे रात को काम करा रहे हो और दिन में सुला रहे हो। तो एंड ऑफ द डे वी हैव टू थिंक अबाउट द वर्क लाइफ बैलेंस, वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, नॉट जस्ट इमीडिएट गेन कि अभी के लिए ठीक है, आप 10-15 घंटे काम कर लो, अपना गोल अचीव कर लो, लेकिन 3 साल के बाद क्या होने वाला है? ये सही क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। क्या नौकरी में 10-10 घंटे खटने के बाद, एक लंबा समय गुजारने के बाद आपकी सेहत और आपकी बाकी चीज़ें क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी? बड़ा सवाल है ये। नीति, मैं एक और आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट दी गई है और खैर महिलाएं काम करती हैं नाइट शिफ्ट में बहुत से शहरों में, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्या ये एक और तरह का तनाव पैदा करेगा? क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, हमारे यहाँ जो काम करने का कल्चर, उसमें एग्जाम्पल बड़े दिए जाते हैं। अगर कोई महिला नहीं भी नाइट शिफ्ट में काम करना चाहती है तो शायद उसके सामने एग्जाम्पल दे दिया जाए उसकी कंपनी द्वारा कि देखो तुम्हारी टीम में तो मेजॉरिटी ऑफ महिलाएं नाइट शिफ्ट कर रही हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा मूव है, क्योंकि जिसको काम करना है, जो कर सकती हैं नाइट शिफ्ट में काम, उनके लिए एक ऑप्शन है। जैसे आपने कहा, काफी स्टेट्स में एक ये रूल है कि 8 बजे या 9 बजे के बाद में मोस्ट इंडस्ट्रीज में महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, ऑफिस में नहीं बैठ सकती हैं। अगर करती हैं, जैसे बीपीओ का एग्जांपल दिया था अभी, तो उनका पिकअप ड्रॉप, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है। सो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है।
एज एन अपॉर्चुनिटी कि जो कर सकता है, जो करना चाहता है, उसके लिए एक ओपनिंग है। और बट वही है कि मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज, किसको जो नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि बाकी सब कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो। सबके चैलेंजेस, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। और मैं वहीं पे वापस आऊंगी कि एज एन इंडिविजुअल अगर मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि डे जॉब करो एट द सेम सैलरी, सेम काइंड ऑफ आउटपुट, तो मैं प्रोबेबली वो प्रेफर करूंगी कंपेयर टू कि नहीं आप नेसेसरली नाइट शिफ्ट करो। और ये अगेन इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री है, काफी मल्टीपल शिफ्ट्स में लड़कियां काम करती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। के नेचर पे बट भी, अभी अगर काम के स्टेट नेचर पे गवर्नमेंट डिपेंड होता है, इंडस्ट्री के नेचर पे डिपेंड होता है, और आपकी चॉइसेस भी हैं, इन सारी चीज़ों में मायने रखती हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा रही। नीति, अभीक सर, करण, आप सभी इस चर्चा में जुड़े, अच्छा लगा, और हर पहलू हमने टटोलने की कोशिश की। निचोड़ यही है कि ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए, और शायद हमें ह्यूमन ग्राउंड पे अब शायद नौकरियों को और बाकी चीज़ों को देखना होगा। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप या बाकी शायद ये ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, या उस ओर रुझान ज़्यादा मिल रहा है। कंपनियां टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रही हैं, ट्रिशन से जूझ रही हैं, आंकड़े उसके गवाह दे रहे हैं। और कोरोना का काल याद, जो दौर था वो याद करिए कि लोगों को, बहुत सारी कंपनियों ने जब वर्क फ्रॉम होम के बाद ऑफिस बुलाना शुरू किया, तो उन्होंने उन नौकरियों को प्रेफर करना शुरू किया जो शायद वर्क फ्रॉम होम हो या हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही हो। तो शायद अब नज़रिया, पहलू, ये सब कर्मचारी का भी बदल चुका है, और शायद इस दिशा में अब सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सभी को सोचने की आवश्यकता है। शुक्रिया करेंगे आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।